हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। अब जो पार्ट हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं वो है हमारा हिस्ट्री का चैप्टर 2 में हमने जैसे कि देखा है कि ये इंडियन ट्रेडिशन के बारे में जो मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी स्टार्ट हुई, तो हम बताना चाह रही है बेसिकली ये चैप्टर में कि वो हमारे इंडिया में बहुत पहले से प्रेजेंट थी। तो इसके अंदर हमने एंशियंट वाला जो बुक्स के नाम थे और उसके अंदर जो बातें बोली गई थी वो हमने कर लिए हैं, जैसे कि रामायण, महाभारत, इन सब हम बुकों के बारे में हमने बात कर ली है। इसके अलावा जो फर्स्ट रिटन रिकॉर्ड मिला था लाइक इंस्क्रिप्शन के फॉर्म में अशोका मौर्य के टाइम पे, उसके पहले जो हमारे जो बोलते ना प्री हिस्ट्री के रिकॉर्ड थे जहाँ पे ओरली हिस्ट्री को बताया था, ये सब पार्ट हमने कवर कर लिया है। आज जो मैं स्टार्ट करने वाला हूँ वो है मिडिवल वाला पार्ट। और मैंने जैसे बताया था मिडिवल हमारा कब से शुरू होता है, जब से इस्लाम का हमारे इंडिया में शुरू होता है, लाइक कि दिल्ली सल्तनत। सब लोग को लगता है कि मिडिवल स्टार्ट होता है हमारे मुगल से, मुगल्स लाइक बाबर, अकबर, हुमायूं, ये सब मुगल्स थे। लेकिन उनसे पहले जो पार्ट है हमारा वो दिल्ली सल्तनत का पार्ट होता है। हमारे इंडिया में नियरली 1191 और 92 में घुरी आए। इनके बाद के पूरे पीरियड को टिल द ब्रिटिश के पूरे को बोलते हैं मिडिवल पार्ट, मिडिवल इंडिया। तो इसके अंदर इनके अंदर हम क्या देखेंगे, उन बुकों के नाम हम जनरली इसमें पढ़ेंगे जिनका हमें लगता है कि वो मॉडर्न थे, मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी मतलब ग्राफी के नजदीक थे। सिर्फ वैसे हम लोग देखेंगे, बुकों के कुछ बुक्स तो बहुत लिखे गए। और जनरली मैंने बताया था कि उस टाइम पे किंग्स के बारे में ज्यादा लिखा जाता था और किंग्स के अराउंड हमको जो जो चीजें बताई जाती उससे पता चलता था कि ये सोसाइटी ऐसी थी। अदरवाइज सोसाइटी को बहुत देख के कुछ हिस्ट्री नहीं लिखी जाती थी। तो वही हम लोग को कवर करना है। कुछ हम लोग गिने चुने बुकों का नाम लिखेंगे, देखेंगे और कौन किसको लिखा था बुक और किसके बारे में था, और वो हम लोग सब ये चैप्टर में कंटिन्यू करेंगे। तो कंटिन्यू करता हूं मैं वो वाला पार्ट, मिडिवल वाला। तो फर्स्ट बुक जो आप लोग पढ़ते हो उसका नाम है राजतारंगिणी। राजतारंगिणी ये किसने लिखी थी? ये लिखी थी कल्हाना ने। कल्हाना, नॉट कल आना, कल्हाना। और किसके बारे में था ये? कश्मीर के बारे में था। कश्मीर की जब वहां पे रूलर्स थे उनके बारे में था। तो ये पहला हमारा बुक है, ये 12th सेंचुरी की बुक है। 12th सेंचुरी किसको बोलेंगे? 1101 टू 1200। आप लोगों को अभी तक समझ गया रहना चाहिए कि हम सेंचुरीज कैसे काउंट करते हैं, ठीक है। सो ये हमारा बेसिक उसमें था। अब ये बोलते हैं कि ये जो बुक है राजतारंगिणी, बुक का नाम है, ये बुक है, ये राइटर हैं, और ये जिस स्टेट के बारे में लिखा था वो कश्मीर, वो जगह थी। जनरली ये हिंदू टाइम की है। इस्लाम आज हम लोग को मालूम है कि जो हम लोग आज सोचते हैं कि वहां पे कश्मीर में सब लोग इस्लामिक लोग हैं, लेकिन उसके पहले हिंदुइज्म वहां पे बहुत था। और आप इवन हिंदस वाली सिविलाइजेशन के बाद आर्यंस का इन्वेजन देखोगे तो बहुत ज्यादा वहां पे इन्वेजन हुआ था, हिंदूज का ही थे वहां पे सब। देन वहां पे इस्लाम आया और आज जो वहां पे शिया इस्लाम है, या हम लोग शिया मुस्लिम से वहां पे। तो ऐसे हिस्ट्री रही है वहां की। लेकिन ये बुक जो है जब वो हिंदूज थे तब वहां पे की, तब की ये बुक है। सो इस बुक को ये बोलते हैं कि ये जो है ये बहुत मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के नजदीक बुक है। मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी के नजदीक की बुक है मतलब क्या? इसके अंदर साइंटिफिक आउटलुक होगा। साइंटिफिक आउटलुक मतलब इसमें क्वेश्चन पूछा होगा कुछ ना कुछ कि अच्छा ये है कि वो है, उसने क्वेश्चन पूछा राइटर ने और उसका आंसर देते गया है वो। सेकेंडली क्या है, वो जो भी होता है वहां पे वो बोलता है कि सबके लिए रिस्पॉन्सिबल ह्यूमंस हैं, ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबल है, तो एंथ्रोपोसेंट्रिक है। थर्ड जो बात आती है कि वो ह्यूमन के प्रोग्रेस की ग्राफ बताते हैं। ह्यूमन प्रोग्रेस ग्राफ कैसे? जैसे कि ये इवेंट के बाद दूसरा इवेंट हुआ, दूसरे के बाद तीसरा हुआ, तो ये इवेंट्स के में लिंकेज क्या था? भले वो लोग मतलब वॉर करके खत्म होते गए, लेकिन ये क्या है, ह्यूमन की सोसाइटी आगे बढ़ती गई टाइम में। एंड फोर्थ जो कोई हमारा है उसके अंदर क्या है, वो क्रिटिकल एनालिसिस करना चाहिए। क्रिटिकल एनालिसिस इन द सेंस क्या होता है, चीजों को हमेशा
बहुत बोलते हैं ना, हमेशा उसको कॉम्प्लेक्स नजरों से देखना पड़ता है, कि क्वेश्चन करना पड़ता है कि ये बुक के अंदर ये बात गलत होगी कि सही होगी, तो उसको बोलते हैं क्रिटिकल एनालिसिस। ये रिसोर्स गलत भी हो सकता है, ये रिसोर्स सही भी हो सकता है, इसने कम बात बताई है फिर भी ये बहुत इफेक्टिव बात किसी बुक में बताई है, तो इस तरह से क्रिटिकल एनालिसिस। तो क्या बोलते हैं, ये वाली जो राज तारंगिणी की बुक है वो मॉडर्न हिस्टोग्राफी के नजदीक है। कैसे, तो उसके लिए वो रीजंस देते हैं कि ये जो बुक है उन्होंने कैसे बनाई। ये बुक उन्होंने बनाई है कॉइन्स को स्टडी करके। कॉइन्स जो उस टाइम के थे, उस टाइम के जो कॉइन्स थे उनको उन्होंने स्टडी किया था कि कॉइन्स के ऊपर किसके किसके क्या क्या रूलर्स के क्या हमारे लिखे गए। देन उन्होंने वहां के डायनेस्टी के रिकॉर्ड पढ़े थे। डायनेस्टी के रिकॉर्ड मतलब क्या, किंगडम जो सुनते हैं ना, राजा, तो जो किंग होता है वो डेली का डेली मेंटेन करवाता है अपना डेली रूटीन की क्या क्या हुआ। जैसे हम लोग देखते हैं ना, हर घर में होता है हिसाब का मेंटेनेंस, तो वैसे सब मेंटेनेंस वो लोग करते थे, तो उसको बोलते हैं डायनेस्टिक रिकॉर्ड। रिकॉर्ड। फिर इंस्क्रिप्शन, इंस्क्रिप्शन के बारे में बताओ, जो हम लोग वॉल्स पे लिखते हैं, इंस्क्रिप्शन वहां से कराया था उन्होंने। फिर लोकल ट्रेडिशंस वो भी मेंशन किया था। लोकल ट्रेडिशन मतलब क्या, ह्यूमन के बारे में बता रहा था, ह्यूमन प्रोग्रेस के बारे में बता। इंस्क्रिप्शन मतलब क्या, वैरायटी ऑफ रिसोर्स ले रहा है, सिर्फ सोसाइटी से नहीं ले रहा है, डायनेस्टी से नहीं ले रहा है, राजा वाले से पार्ट से नहीं ले रहा है, फिर पब्लिक में जो कॉइन्स बट रहे हैं उससे, हिस्ट्री उसने बहुत सारी चीजों से कवर किया है। तो ये सब की वजह से इसको क्या बोलते हैं कि ये एक हमारी मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी है, राज तारंगिणी। ठीक है, अब चलते हैं हम लोग सेकंड आते हैं, हिंदूज थे। अभी मेन इंडिया में हम लोग आते हैं। मेन इंडिया के अंदर कौन कौन थे अभी, अरब और हम लोग बोलते हैं पर्शियन इन्फ्लुएंस था। अरब कौन होते हैं, अरब जैसे आज का जो मॉडर्न डे सऊदी अरेबिया ना, सऊदी अरेबिया, दुबई हो गया, कतर हो गया, या इराक, इराक हो गया हमारा, नॉट की ईरान, ये हमारे क्या है, उस टाइम के अरब कंट्री बोले जाती थी इनको। आज भी आप लोग गवर्नमेंट जब बोलती है तो अरब कंट्री बोल के कभी कभी इनको प्रोनाउंस करती है जब साथ में बोलना होता है। तो हम लोग क्या बोलते हैं, जो इंडिया में इस्लाम है वो अरबिक इस्लाम नहीं है। हमारा जो इस्लाम है वो सेंट्रल एशिया से आया हुआ इस्लाम। मतलब क्या हो, जो आप कजाकिस्तान उज्बेकिस्तान सुनते रहेंगे, या किर्गिस्तान कजाकिस्तान, वहां से इस्लाम हमारा इंडिया का ज्यादा इन्फ्लुएंस है। इसलिए हम लोग शांति वाले लोग हैं। जो हमारा इस्लाम है वो ज्यादा मारपीट के बारे में बात नहीं करता, वो बहुत पीसफुल है। उसका रीजन है कि वो सेंट्रल एशिया से आया हुआ है। सेकेंड, पर्शिया किसको बोलते हैं, पर्शिया ईरान के बारे में है। जैसे कि आप जो आज का ईरान है वो पहले पर्शिया था, तो वो दोनों का इन्फ्लुएंस इंडिया की तरफ हुआ था। अगर मैं मैप ड्रॉ कर दूं इंडिया का, अगर इंडिया का ये मैप ड्रॉ कर दूं ऐसे, तो यहाँ पे हमारा ईरान आ जाएगा, और यहाँ पे पूरे हमारे अरब, ये अरब कंट्रीज है, ईरान जिनको हम लोग बोलते हैं पर्शिया। हमारा जो इस्लाम आया वो ऊपर यहाँ पे सेंट्रल एशिया है, 5 कंट्री मिलके हैं आज के। वहां से इंडिया में जो इन्फ्लुएंस है, इंडिया में जो पीसफुल लोग हैं, उसका रीजन सेंट्रल एशिया वाला। ये आपको बात जानना, क्योंकि सेंट्रल एशिया का नाम आता है जब आप आर्ट पढ़ोगे तो उसमें बहुत सारा पार्ट आएगा, सेंट्रल एशिया का नाम आएगा। अकबर का जब आप लोग आर्किटेक्चर्स पढ़ोगे तो उसमें बोलेंगे सेंट्रल एशिया का इन्फ्लुएंस है। तो आपको अरब का लोकेशन, पर्सिया का लोकेशन, सेंट्रल एशिया का लोकेशन पता रहना चाहिए। तो उस टाइम पे इंडिया में वहां के लोग आ चुके थे मिडिवल। अब हम प्रॉपर इस्लाम वालों की बात करेंगे। तो उस टाइम पे जो बुक थी, उस टाइम पे जो बुक थी उसमें जो सबसे फेमस नाम है वो है तारीखे फिरोज शाही। ये बुक का नाम है। जो लिखे थे उनका नाम था बरानी, जियाउद्दीन बरानी। इन्होंने ये बुक लिखी थी। अच्छा, और ये मैं पूरा बता चुका हूं आपको बैकड्रॉप ऑफ द स्टोरी कि ये कैसे कैसे बुक बनाए थे। अच्छा, तो अब आगे बढ़ने पे क्या होता है, ये तारीख फिरोज शाही किसके बारे में। तारीख मतलब क्या होता है, जब आप ये उर्दू बोलते हो, तारीख मतलब इनमें होता है हिस्ट्री। हम कैसे इतिहास बोलते हैं, हिंदी हिंदी इंग्लिश में हिस्ट्री बोलते हैं, वैसे जब उर्दू में बोलते हैं तो हम लोग बोलते हैं तारीखें।
तो तारीख अकबर होगा, तारीख अशोक होगा, उस टाइम पे लिखे होते। तो ये किसके बारे में? फिरोज शाह तुगलक एक राजा था जो दिल्ली सल्तनत था मुगल्स के पहले। फिरोज शाह तुगलक करके एक राजा था। जनरली आप उनका नाम ऐसे भी मालूम पड़ेगा, FY। फिरोज शाह तुगलक करके थे। ये क्या कर रहे थे? उसी टाइम पे जियाउद्दीन बरानी उनके कोर्ट में थे, वो अपने उनके बारे में लिखते थे। तो उस टाइम पे एक बहुत फेमस, अभी इनकी बुक को ही बोलते हैं कि ये मॉडर्न हिस्टोग्राफी के नजदीक है। अब हमको पता है अगर मॉडर्न हिस्टोग्राफी के नजदीक है तो उसके रीजन होने चाहिए, जो हमने 4 बता दिए कैरेक्टरिस्टिक्स। वही चीज में जो पहले चैप्टर में पढ़ाया था, देखिए लिंक होगा यहाँ पे भी। तो मतलब क्वेश्चन होगा, ह्यूमंस रिस्पॉन्सिबल होंगे, हमेशा क्रिटिक होगा। क्रिटिक मतलब क्या? हमेशा ना अच्छी अच्छी बातें नहीं होनी चाहिए कि हमेशा ये एकदम बढ़िया इंसान है, अच्छी कुछ बुराइयां भी होनी चाहिए ना। तो वो सब क्रिटिकल एनालिसिस के बाद होता है कि भाई ये सब तो ठीक है, लेकिन इसके बाद ये भी काम करता था वो। तो ये बोलते हैं ये जो तारीख फिरोज शाही, उसमें जो हमारे जियाउद्दीन बरानी थे उन्होंने वही काम किया था। कैसे किया था? तो वो क्या बोलते थे, देखिए वो हम लोग देखेंगे इनके बुक की राइटिंग के थ्रू। वो बोलते थे आपको किंग की जो उसकी अचीवमेंट्स एंड वैलर के बारे में ही तो लिखना चाहिए, ठीक है, बट ऑल्सो उसके फेलियर्स के बारे में लिखो। उनके फेलियर्स के, राजा फेल कहां, किंग फेल कहां, वो भी लिखिए। सेकंड आया उनका कि अगर किंग की गुड पॉलिसी की बात कर रहे हो तो उनकी पॉलिसी फेलियर की भी बात करो कि पॉलिसी कौन सी फेलियर होगी उनकी। पॉलिसी फेलियर का मतलब क्या होता है? हम लोग जैसे गवर्नमेंट पॉलिसी बनाती है, जैसे कि समझिए गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि अभी हमारे यहाँ जो गरीब हैं, जो पुअर लोग हैं, उनको ना पॉवर्टी लाइन से ऊपर लाना। तो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उसके अंदर गवर्नमेंट क्या करती है? फ्री राशन देती है, फ्री एजुकेशन देती है, एम्प्लॉयमेंट में थोड़ा जगह उनके लिए रखती है, प्लस लोन्स उनको सस्ते देती है, उनको कंपनी खोलने का ज्यादा मौका। तो ऐसे गवर्नमेंट अचीवमेंट्स करवाने की कोशिश करती है। तो उस टाइम पे राजा पॉलिसी निकालता था, तो कभी कभी सक्सेसफुल होता था, अचीव कर जाता, कभी कभी नहीं होता। तो वो क्या बोलते थे? दोनों चीजों को लिखो राजा के, सो दैट दो बोथ दी साइंस बोथ दी बोलते हैं साइड्स ऑफ कॉइन यू नो। ये बोले। थर्ड क्या बोले थे वो? कि अगर सोसाइटी में कोई वाइज मैन है, कोई टीचर है और सेंट है, वो अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ सोसाइटी के लिए अच्छा काम कर रहे हैं, जिससे सोसाइटी का भला हो रहा है, पीस हो रहा है, पैसा भी आ रहा है, कुछ भी, मतलब जो भी चीज में अपार्ट फ्रॉम किंगडम कुछ लोग हैं जो अच्छा काम कर रहे हैं, उनका नाम भी लिखिए हिस्ट्री में, नॉट ओनली अबाउट द किंग्स। मॉडर्न हिस्टोग्राफी में वही पढ़े थे ना कि वो लोग एंथ्रोपोसेंट्रिक होना चाहिए, हर चीज ह्यूमन के अराउंड नहीं, एक ह्यूमन के अराउंड नहीं, सभी ह्यूमंस के बारे में होनी चाहिए, ह्यूमंस की प्रोग्रेस होनी चाहिए, किंग की प्रोग्रेस नहीं। तो इसलिए उन्होंने क्या बोला था कि आपको वाइज मैन, वाइज मतलब पढ़ा लिखा इंसान जो बहुत ऊपर की बात करता है, मतलब छोटे मोटे झगड़ों में जो नहीं पड़ता, अगर कोई उसे बुरा बोल भी दे तो समझ के ले लेता है कि जान दो क्या करूँ इसका, मैं वापस से रिप्लाई क्यों दूं। तो वाइज मैन उनको बोलते हैं, एजुकेशन वाइज वाइज, बिहेवियर वाइज वाइज बोलते हैं उनको। सेंट मतलब जो पीस बांटने वाला है, जो कम खाना खाता है, दुनिया को पूरा ज्ञान देते जाते हैं, वैसे सेंट। अगर वो लोग अच्छा काम कर रहे हैं ना, उनके बारे में लिखिए। जनरली इसकी हिस्ट्री क्या है, उस टाइम पे जो हमारे इस्लाम है, सूफी इस्लाम है, इंडिया में सूफी इस्लाम है, सलाफी इस्लाम अलग होता है, सूफी इस्लाम अलग है, ये सब अलग अलग ब्रांच हैं। तो हमारे यहाँ सूफी इस्लाम है, जहाँ पे बहुत पीस होता है। तो उनको स्टैब्लिश करने में जो हमारा सबसे बड़ा रोल था, एक था निजामुद्दीन औलिया। तो निजामुद्दीन औलिया फिरोज शाह के टाइम पे थे। उनका नाम बहुत सब लोग मतलब बोलते हैं ना, इस्लाम में जैसे हमारे हिंदूज में गॉड्स का नाम बहुत इज्जत के साथ लिया जाता है, तो निजामुद्दीन औलिया का जो होता है, अगर हम लोग बोलते हैं कि उनके मैसेंजर्स में उनका नाम बहुत बोलते हैं ना पीसफुली और रिस्पेक्टफुली लिया जाता है। तो निजामुद्दीन औलिया उस टाइम पे थे। तो ये राजा थोड़ा दिक्कत दे रहा था। ये अपना कुछ बोलते हैं ना, तुगलक अपना तुगलकाबाद बना रहा था, बहुत बड़ा एम्पायर बना रहा था। तो उस टाइम पे लोगों को पैसा और काम और बोलते हैं ना खाने के सबके चीज़ों की कमी होता है, और स्पेसिफिकली पानी की कमी हो रही थी। तो वो बावड़ी के लिए बावड़ी का कंस्ट्रक्शन करा है, उसमें लिटरली वर्ड लिखोगे आप लोग पाओगे इस टाइम बाउली। तो बाउली बना चाहिए, इन द सेंस वेल बनवाना चाहते थे। इन्होंने सपोर्ट नहीं किया। तो उन्होंने क्या बोल दिया कि अगर तेरी जो तूने बेस बनाया, लोगों को मार के बनाया, तो तेरा बेस कभी टिकेगा नहीं। और सच बात हुई, तुगलकाबाद फेलियर साबित हुआ, इनका पूरा तुगलक डायनेस्टी खत्म हो गई, तुगलक लोग पूरे खत्म हो गए पूरे हिस्ट्री में।
और जैसा बोलते हैं बाबा ने बोला था कि तू गरीब का भला नहीं कर रहा है, तो उसी टाइम पे ये उनको फेवर कर रहे थे, जियाउद्दीन बरानी। इसलिए वो बोलते हैं वाइज मैन टीचर्स और सेंट के बारे में भी आपको लिखना चाहिए। तो बेसिकली वो जो सेंट थे, ये जिसको बताना चाह रहे थे वो थे निजामुद्दीन औलिया। ठीक है, तो ऐसे ध्यान में रखना चाहिए कि आप लोगों को कैसे कैसे हिस्ट्री लिंक्ड है पूरी, इसलिए बोल रहे थे कि उनका नाम लिखना चाहिए। तो ये एक मॉडर्न हिस्टोग्राफी, अरे सॉरी, मिडिवल हिस्टोग्राफी में अपना एक जो दिखाता है कि थोड़ा अच्छा इसके अंदर लिखा गया, तो वो बुक है तारीख फिरोज शाही। नेक्स्ट आगे बढ़ते हम लोग। अब आपको मालूम है दिल्ली सल्तनत के बाद आएंगे मुगल्स। मैंने जैसे बताया था दिल्ली सल्तनत पहले थी, बाद में थे हमारे मुगल्स। तो मुगल्स के अंदर क्या था, जनरली एक ट्रेंड था कि राजा के ऊपर ही, राजा बहुत अच्छा है, गुड, हमेशा किंग बहुत अच्छा है, ये सब आप लोग को लिखना है कि बहुत अच्छा था। जनरली ऐसे ही लिखते थे सब लोग। तो उस टाइम पे बहुत कम बुक लिखी गई जो पूरी बोले ना सेंसिबल थी, जो सोसाइटी के बारे में बताती थी, जो लोगों के बारे में बताती थी, वो लोग कैसे रह रहे थे, अच्छी कंडीशन थी, खराब कंडीशन थी, ये सब ज्यादा नहीं। राजा आज इतनी लड़ाई लड़के आए, एकदम बोले तो मतलब पूरी सबकी बोलते आगे वाले सामने वाले सेना की पूरी वाट लगा, ऐसे ऐसे चीजें वो लिखते थे। तो बहुत कम बुक उस टाइम के आप लोग पाओगे जो बहुत सेंसिबल रही होंगी। तो उनमें से एक बुक लिखी थी हमारे बाबर ने। तो उसके पहले मेरे को दिल्ली सल्तनत के आप लोग कुछ नाम बताने जो आप लोग के बुक में या वन मार्कर्स के अंदर आ सकते हैं। जैसे कि अलबिरूनी का, ये बहुत फेमस इंसान है। इब्न बतूता, ये गानों में भी इंडिया के यूज हुआ है। ठीक है, बारबोसा, नॉट समोसा, इट्स बारबोसा। फिर अब्दुल रजाक, अगर लोग जो लोग क्रिकेट देखते रहेंगे तो अब्दुल रजाक पाकिस्तान के प्लेयर थे, अब्दुल रजाक। देन हमारे आते हैं निकोलो कोंटी, मार्को पोलो। फिर आ जाएंगे हमारे डोमिंगोज पैस। तो ये उस टाइम के हमारे जो और भी थिंकर्स है जिनकी बुकें बहुत इंपॉर्टेंट है। इन्होंने तारीख हिंद लिखा था, एक बहुत बड़ी बुक लिखी थी जो हिंदुस्तान के बारे में। हिंदुस्तान, हिंद मतलब हिंदुस्तान, और हिंदुस्तान मतलब आज का इंडिया। क्या होता है हिस्ट्री हम लोग क्यों पढ़ते हैं, हिस्ट्री हम लोग इसलिए पढ़ते हैं ताकि एज अ कंट्री हम लोग, आज मालूम है इंडिया वाले कहीं भी जाते हैं ना, मोस्ट एक्सेप्टेबल पर्सनालिटीज हैं इंडिया वाले, क्योंकि ये कभी भी कहीं पे भी जाके वो हमारा बोलते हैं ना, बहुत झगड़ा नहीं करते। आप किसी को मर्डर करते हो, इंडियंस को कभी मर्डर करते हुए नहीं पाओगे। भले मानता है एक दो केस हर जगह होते हैं, लेकिन अपार्ट फ्रॉम जितने लाख, सबसे ज्यादा जो हमारे माइग्रेंट्स होते हैं वो चाइना के होते हैं, चाइना वाले सबसे ज्यादा बाहर जाते हैं। और जो सेकंड है वो इंडियंस है। तो आप लोग इंडियंस को कभी भी नहीं देखोगे कि कहीं पे झगड़ा कर रहे हैं। हम लोग पीसफुल हमेशा से रहें। ये सपोर्ट हम लोग कैसे कहते हैं कि हम लोग पीसफुल रहे, हमारी अच्छी कंट्री, हम लोग हिस्ट्री बताते हैं फिर अपनी, कि सोचो हम लोग इतने साल में थे ऐसे। तो हिस्ट्री अपने को सपोर्ट करती है, क्योंकि एक ही थॉट से लोग काम, जाने अनजाने में आप लोग, अगर मैं जैसे जानता हूँ कि मेरे को भी लगता था कि इंडिया के बारे में इतना प्राउड फील करना भी अच्छी बात नहीं है, क्योंकि हम लोग को क्रिटिसिज्म करना चाहिए कि कुछ गलत हो रहा है। लेकिन क्या हुआ, जाने अनजाने में हम लोग क्या करते हैं कि हर चीज को क्रिटिसाइज करने लग जाते हैं। इंडिया के कल्चर को भी करने लगते हैं, जैसे रामायण महाभारत और बहुत सारी चीजें हमारे इंडिया में बहुत सारे कल्चर के पार्ट हैं, उनको हम लोग क्रिटिसाइज करते हैं। लेकिन हम जिसको पैर से मारते रहते हैं, एक्चुअली वो इतना बड़ा पहाड़ है कि हम लोग खुद उसके सामने बहुत छोटे हैं। ये रियलाइजेशन आप भी करोगे जब आप बहुत आगे लाइफ में पहुंच जाओगे। अभी यंग एज ही हम लोग एक्सेप्ट नहीं कर पाते चीजें, और वो अच्छी चीज भी आप लोग के अंदर होना भी चाहिए। बिना रीजन के किसी भी चीज को एक्सेप्ट नहीं करना चाहिए। इसलिए जो बिहार और झारखंड वाले होते हैं वो सबसे बेस्ट होते हैं, क्योंकि वो बिना रीजन के आप उनके ऊपर कुछ भी थोपो एक्सेप्ट ही नहीं करेंगे, वो आपके खिलाफ बगावत कर देंगे। सो वो उनकी अच्छी चीज है। भले आप लोग को लग रहा हो कि मैं कैसे बोल रहा हूँ, क्योंकि वहाँ पे लॉ ऑर्डर नहीं है। लॉ ऑर्डर इसलिए नहीं क्योंकि वहाँ पे पुलिस जो है, जैसे जनरली हम लोग बताएं कि वो बहुत क्रूअल है, तो इसलिए लोग हमेशा बोलते हैं कि क्रूअल चीज को एक्सेप्ट क्यों करें। तो वो सब चीजें भी साथ में काम करती रहती हैं। तो चश्मा हमको बदलना होता है, जिस हमको जैसे दुनिया दिखाते हैं लोग वैसे नहीं होता है, खुद के नजर से देखना होता है। इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि आप लोग क्वेश्चन कर रहे हो, अच्छा करते जा रहे हो। तो वही चीज हम लोग कंटिन्यू करना है कि ये लोग उस टाइम के हिंदुस्तान के बारे में जानने की हमको बहुत मन था कि उस टाइम का इंडिया कैसा था। तो इन्होंने पूरा इंडिया के बारे में लिखा था। ऐसा इंडिया के बारे में सोच के नहीं लिखा था, लेकिन वो जब मेंशन करते जहां जहां जाते थे अलबेरुनी, इनको सब लोग बुलाते थे अपने कोर्ट में कि अलबेरुनी आ जाओ। तो ये इतने बड़े राइटर थे, इनका नाम बहुत बड़ा है। आप लोग जैसे ही अलबेरुनी टाइप करोगे पूरा इनके बारे में आप लोग गूगल में जान जाओगे।
सो वो मैं बताना चाहूंगा, वो दिल्ली सल्तनत वाला जहाँ पे हम लोग ने बात किया था हमारे बरानी के बारे में। अब चल रहा हूँ मैं मुगल सल्तनत की तरफ। और औरंगजेब के टाइम पे भी थे, वो नाम बाद में बताऊंगा जब मुगल का हो जाएगा तब। उस टाइम पे लिखा था तुजुके बाबरी, ये बुक लिखा था खुद, ये ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी है। ऑटोबायोग्राफी का मतलब क्या, हमने खुद से, मतलब मैं खुद के लिए खुद से बुक, मैं अपने बुक लिखूं तो उसे बोलते हैं ऑटोबायोग्राफी, खुद के बारे में मैंने लिखा। गांधी को बोला था ऐसे कि खुद की ऑटोबायोग्राफी लिखो ना आप, तो गांधी ने सीधा जवाब दिया था कि मेरा जीवन ही मेरी ऑटोबायोग्राफी है। तो मतलब मैं जैसा लाइफ जिया हूं ना हमेशा, और जो लोग जानते हैं वही मेरा रियल में ऑटोबायोग्राफी है, मैं खुद के बारे में क्यों लिखूं। तो बहुत बड़ा लाइन उन्होंने मारा था जो अब सब लोग यूज करते हैं कि मेरा लाइफ ही मेरी ऑटोबायोग्राफी है। तो वो पहले गांधी ने यूज किया था, क्योंकि सब लोग फोर्स कर रहे थे कि सब लोग, अगर आगे वाली पीढ़ी आएगी, जनरेशन आएगी, तो कैसे जाने गांधी कैसा था, तो आप प्लीज लिखिए। तो उन्होंने मना कर दिया था, औरों को लिखने को दिया था, वो लिखे थे लेकिन किसी और टॉपिक पे लिखे थे। और लोग भी लिखे थे गांधी के बारे में, तो बहुत सारी चीजें आप जो पढ़ते हो वो किसी और ने लिखा था। गांधी के बारे में जानना है तो गांधी की सच बात है उसकी लाइफ को देखना है, ठीक है। ये ऑटोबायोग्राफी है, खुद ने लिखी हुई बुक है। इन्होंने किसने लिखी थी, बाबर ने लिखी थी, फर्स्ट मुगल ऑफ इंडिया। लोगों को ये बात पता नहीं है कि ये इंडिया में, जब ये जो इंडिया में एंटर किए थे, इसके पहले ये अफगानिस्तान में वॉर लड़ चुके थे, और वो वॉर में उनको बहुत बुरी तरह से हार मिली थी। तो वो वॉर के बाद क्या था, जिस मेथड से इनके एनिमी ने इनको हराया था ना, वही मेथड लेके वो इंडिया में आए और वही स्ट्रैटेजी बना के आए थे, इंडिया में जीत गए। सो ही वॉज अ डिफेटेड पर्सन फॉर थ्रू आउट हिज लाइफ, और फिर भी ये इंडिया में आके इतना बड़ा, जो बोलते हैं ना, डायनेस्टी बना के गए, मुगल डायनेस्टी बना के गए थे। सो इनके साथ एक बहुत बड़ी होती है कि बड़ा राजा बड़ी चीजें बहुत पहले देख लेता है। एक स्टोरी थी, हम हुमायूं को इन्होंने बहुत पहले, शेरशाह सूरी एक बिहार का एक नॉर्मल फरीद बोलते थे उसको, सिर्फ एक 2 मिनट की स्टोरी हो, जानना बहुत जरूरी कि कितना टैलेंटेड था, और आपको भी लाइफ में यही जानने की कोशिश करना है कि ऐसे बॉन फायर पे बैठे थे। अब ये राजा नहीं बहुत बड़ा हुआ था, लेकिन स्टार्ट हो गया था, मतलब इंडिया दिल्ली में आ चुका था। लेकिन उस टाइम पे ना एक और, जो ईस्ट में बिहार आप देखे रहेंगे तो यूपी के आगे बिहार है, वहां से वहां का एक जो बहुत अच्छा तलवार चलाता था, और जो वहां के राजा के बेटे को ट्रेन कर रहा था, बिहार के राजा को, तो उसका नाम बहुत था कि फरीद नाम है, और शेरशाह सूरी उसका नाम आगे पड़ा। तो लोग उसके बारे में बहुत बात करते थे। तो रात का टाइम था, वो सामने आमने बैठे थे, हुमायूं और बाबर, बाबर का बेटा हुमायूं था, ये साइड बैठे थे, वो साइड अचानक से वहां से वो आ रहा था, उसको बुलाए थे, फरीद या शेरशाह सूरी बैठा। तो जैसे ही शेरशाह सूरी बैठा, बाबर बाबर शॉक हो गया। सो बाबर तुरंत अलर्ट मोड में ऑन था कि ये सब कैसे हो रहा है, ये सब सब समझने लगा था, वो बहुत कम रिस्पॉन्स दे रहा था, बातचीत हो रहा था। शेरशाह सूरी को ऑब्जर्व करना शुरू कर दिया था उसने। जैसे ही शेरशाह सूरी, राजा जी नमस्ते, उसने बहुत अच्छे से बात किया था, उसने सबसे बहुत अच्छे से बात करता था, उठा वहां से गया। फिर बाबर ने अपने बेटे को अकेले में बोला कि ही हैज अ मार्क ऑफ रॉयल्टी ऑन हिज हेड, उसके सिर पे रॉयल्टी का साइन दिख रहा है। ये मतलब क्या था कि उनको दिख रहा था कि फ्यूचर किंग है वो। और सच में शेरशाह सूरी वॉज द वन ऑफ द, अगर हुमायूं को बार बार हराने वाला, अगर फ्यूचर में हुमायूं को शेरशाह सूरी नहीं हराया, तो उसके डैड कितना बड़ा इंसान था कि ऑलरेडी इतने इसने वॉर लड़ चुके थे, इतनी लाइफ अपनी फेल हो चुका था ना, इसको पता चल जाता था कि कौन सी चीज फेल होगी, कौन सी चीज चल जाएगी। तो उसको पता चल रहा था कि शेरशाह सूरी में वो बात है, उसके अंदर वो दिख रहा है जुनून की ये जीतेगा। तो उसने अपने हुमायूं को मना किया, तो हुमायूं हार भी गया, जितनी बार वापस हारने का तो वापस गया, तो फिर से हराया शेरशाह सूरी ने। तो शेरशाह सूरी का टाइम कम पीरियड के लिए वो राजा था, लेकिन जितने पीरियड के लिए राजा था उसने बहुत अच्छा किया था। बिहार में उसका अभी खुद का एक, जो बोलते हैं ना, जहाँ पे रहता था वो, ज्यादा ना खुद के लिए बड़ा घर नहीं बनाया जैसे और हमारे मुगल राजा बनाए थे। लेकिन हमारी इंडिया बुला रही है उनको। रवीश कुमार करके एक न्यूज एंकर है, वो बार बार बोल रहे हैं कि उन्हें रिवाइव करने की जरूरत है, बिहार में टूरिज्म करवाने की जरूरत है, लेकिन वो नहीं शुरू हो रहा है कि जैसे कि वो सब करना चाहिए। तो शेरशाह सूरी बुलाया जाए, लेकिन जो आप जो रुपया बोलते हो, रुपीज, रुपया, वो इंट्रोड्यूस कराया था सिल्वर कॉइन्स के फॉर्म में शेरशाह सूरी ने, फर्स्ट टाइम इन द इंडिया। तो इतने अलर्ट मोड थे, और वो एक्सपांशन खतरनाक लेवल पे किए थे। आप जस्ट गूगल करो शेरशाह सूरी के बारे में, अचीवमेंट्स ही अचीवमेंट्स मिलेंगे, फेलियर के नाम पे कुछ नहीं, क्योंकि जो नौकर था
जो सिर्फ तलवार चलाना जानता था वो किंग बनेगा, ऐसा किसी ने नहीं जाना था। एक कैरेक्टर है शेरशाह सूरी और एक दूसरा है हैदर अली, जो साउथ में थे, कर्नाटका के हमारे, तो मैसूर जिसको बोलते हैं, मैसूर किंगडम के होते हैं। तो ये दो लोग बहुत ज्यादा जो बोलते हैं ना तिनके से ताज तक पहुंचे ये लोग, तो उनके बारे में हम लोग को जानना है। तो बाबर फर्स्ट मुगल ऑफ इंडिया था, उसने लिखी थी तुझके बाबरी। बोलते हैं कि ये भी एक मॉडर्न हिस्टोरियोग्राफी की एक तरफ में एक बुक है। कैसे, इसकी बातें देखते हैं। इसने क्या लिखा था, प्लेसेस ही विजिटेड, जहां जहां वो गया था उन सब जगहों के बारे में, सिटीज और गांव दोनों के बारे में लिखा था। तो अगेन ह्यूमंस के बारे में बता रहा था। सेकेंडली उसने फ्लोरा के बारे में लिखा था, फ्लोरा मतलब प्लांट्स के बारे में। इसको लेके डाउट है, फ्लोरा कहीं कहीं पे फौना भी दे दिया है, तो आप लोग करेक्ट देख लेना एक बार। फ्लोरा फौना मतलब एनिमल्स होते हैं। थर्ड चीज उसने लिखा था अबाउट दी वॉर, जो जो लड़ाई उसने लड़ी थी। तो वॉर भी होना जरूरी, ये नहीं कि एकदम गायब करो सिर्फ, लेकिन वॉर नहीं होना चाहिए। तो देखो प्लेसेस ही विजिटेड तो बताते कि राजा चलना चाहिए, हाँ ये ऐसा रियलिटी लग रहा है कि सब मिलजुल के एक साथ आ रहे हैं, तो ऐसा होना चाहिए। फिर चौथा था वो कस्टम्स के बारे में लिखता था। कस्टम्स क्या होता है, जैसे कि आप लोग देखे रहेंगे, हम लोग जो रहते हैं, हम लोग कोली, जो कोली हम लोग का कोली लोग रहते हैं, वो उनकी जो लुंगी पहनने की स्टाइल है, फिर हमारे जो राजस्थान में लुंगी पहनने की स्टाइल है, या हमारे फिर साउथ में जो ये सब अलग अलग है, इनके कस्टम्स अलग अलग है। कोली लोग जो सिर पे रुमाल बांधते हैं, वैसा अलग अलग चीज हमको देखने को मिलता है, उसको कस्टम्स बोलते हैं कि ये सब कस्टम्स है हमारे इंडिया के। तो वो कस्टम जहां जहाँ गए थे उन जगहों पे क्या पहनते हैं लोग, क्या फॉलो करते हैं, रिचुअल्स कैसे, जैसे पूजा करते हैं कि वर्शिप कैसे करते हैं, या अल्लाह को कैसे याद करते हैं, या जीसस को कैसे वो लोग याद करते, जो मेथड फॉलो करते हैं वो सब के बारे में वो लिखते थे, तो उसको कस्टम्स बोलते हैं। और सबसे बड़ी बात, लोकल इकोनॉमी के बारे में बात किए थे। इकोनॉमी मतलब क्या, पैसे के बारे में, वहां का सिस्टम पूरा कैसे चल रहा है, राजा ने क्या क्या सिस्टम अच्छे से बनाया हुआ है, पैसा कैसे लेन देन हो जा रहा है, कि लोग ज्यादा अमीर है कि गरीब है, कपड़े कैसे पहन रहे हैं, लोगों के पास जॉब है कि नहीं, जॉब कैसे है वो लोग के पास, अच्छा डे को करते हैं कि नाइट को भी कर रहे हैं, वुमेन कर रही है कि सिर्फ मेल कर रहे हैं, या बच्चे भी इन्वॉल्व हैं, अच्छा ठीक है, पैसा कैसा मिल रहा है उनको, पैसा बरोबर मिल रहा है कि कम मिल रहा है, ये सब के बारे में मेंशन किया था उन्होंने। लोकल इकोनॉमी, इतनी सारी चीजें उन्होंने बुक में। तो ये मॉडर्न हिस्टोग्राफ, भले ये मिडिवल बुकें हैं, मिडिवल मतलब उस टाइम में लिखी, लेकिन क्या बोलते हैं हम लोग, जो आगे चल के मॉडर्न हिस्टोग्राफ हम लोग फर्स्ट चैप्टर में बोलते कि ये सब होना चाहिए, इनके अंदर वो दिख रहा था। ठीक है, तो एक ये बुक हो गई। अब चलते हैं हमारे लास्ट बुक की तरफ। अबू फजल, इन्होंने लिखा था अकबरनामा। अकबरनामा मतलब अकबर की स्टोरी पूरी। अच्छा ये कौन थे, ये अकबर के हमारे पीएम थे, अबू फजल। और अकबरनामा मतलब अकबर के ऊपर लिखी पूरी स्टोरीज। अच्छा तो ये बुक कैसे, आप लोग रिलेशन समझ गया कि अबू फजल कौन थे, अकबर के टाइम के थे और उनके पीएम जैसे थे। तो ये क्या किए थे, ये जनरली हम लोग वर्ड यूज किया आपके हिस्ट्री में, बायस नहीं थे। बायस मतलब क्या, ऐसा नहीं कि हमारे सिर्फ बोलते ना कि इसको किंग को ही सपोर्ट कर रहे थे, या हमारे जो बोलेंगे इनका नाम अकबर के बारे में कि अकबर क्या राजा है, क्या एकदम, जैसे कि आप लोग जाने सुनेंगे अकबर की हाइट रियलिटी में छोटी थी। अच्छा आपको एक बात बताना, मैं बहुत दिन से सोचा था कि ये बात तो हिंट कराऊंगा कि इंडिया के किंग के बारे में हमको जैसा आजकल मूवी में दिखाया जा रहा है ना, मुझे भी लगता था कि ये रियलिटी, लेकिन डिबेट्स सुन के, जनरली आप लोग को डिबेट्स का मैं बता भी देता हूँ कि मैंने ये कहाँ से सुना था। जनरली जयपुर डिबेट होता है हर साल, बहुत सारे पॉइंट्स पे डिबेट होता है, तो उसमें अकबर के बारे में लिखा था कि अकबर कितना गंदा गंदा बात बोलता, मतलब हमेशा मुंह पे उसका हमेशा चिढ़ रहता था, हमेशा फटीचर जैसी लैंग्वेज बोल देता था। तो बहुत मैं एग्जांपल बहुत से दे सकता हूँ कि एक लाइन भी है कि वो क्या बोलते हैं, लेकिन वो अब भी यूट्यूब पे अलाउड नहीं है तो नहीं बोलूंगा। तो ऐसी ऐसी बातें वो बोलते रहते थे, एकदम फ्रस्ट्रेटेड इंसान था, हिंदू और मुसलमान से एकदम चिढ़ा हुआ था कि ये सब क्या बातें करते रहते हैं लोग। तो क्या क्या बोल दिया था उसने कि चलिए फिर कभी और जब हम लोग मिलेंगे लाइव तो मैं जरूर बताऊंगा। फिर जो बोलते हैं ना, अशोका, अशोका के फादर जो थे वो अशोका को पसंद ही नहीं करते थे एज अ औलाद, क्योंकि ही वॉज नॉट गुड लुकिंग। इसी तरह से कौटिल्य, द ग्रेटेस्ट थिंकर दैट इंडिया हैज एवर गिवन, वॉज नॉट अ गुड लुकिंग पर्सन। आप लोगों ने तो इनका तो हमारे जो बोलते हैं चैनल्स पे दिखाया भी गया है।
कि वो उनको जो हमारे नंदा डायनेस्टी के जो राजा थे उन्होंने उसकी बेइज्जती की थी, तू कुरूप है, तेरे अंदर क्वालिटी नहीं है, तू निकल, हम लोग में सूट नहीं होता है। सो ही वांटेड टू टेक रिवेंज ऑफ दैट एंड दैट्स व्हाई ही ब्रॉट चंद्रगुप्त मौर्य। उन्होंने बोला था कि मैं तुझे बताऊंगा कि गद्दी का तू जो इस्तेमाल कर रहा अपने अपने ईगो के लिए, मैं तुझे उतारूंगा और एक जमीन पे से लड़का ला के रखूंगा और बताऊंगा राजा बनाया जा सकता है। हिस्ट्री में किंग मेकर्स को बहुत नाम दिया गया, किंग मेकर्स। किंग मेकर्स क्या होते हैं? जो जनरली राजा नहीं बनते लेकिन वो किंग बनाते हैं, हमेशा हमेशा किंग बनाते हैं। तो जैसे कि आज के उसमें बोलना नहीं चाहिए, लेकिन अमित शाह जी जो हैं उनको किंग मेकर की पदवी दी जाती है कि ही इज लाइक किंग मेकर। वो हमेशा सीएम पीएम के जो बोलते हैं ना उनको प्रोड्यूस करते रहते हैं। कौटिल्य उनमें से एक था। हमारे इंडिया में बहुत सारे ऐसे एग्जाम्पल्स हैं आपको। इंडिया जब ये हमारा मुगल किंगडम रहेगा तो उसके अंदर भी किंग मेकर्स के नाम आते हैं कि दो ब्रदर्स थे, वो लोग किंग मेकर्स थे। तो हमेशा इसी तरह से हिस्ट्री रही है। तो गुड लुकिंग पर्सनालिटीज वॉज नॉट दी। जैसे फिर हमारे जो इंडिया का बोलते हैं, एक और एग्जाम्पल याद आया कि समुद्रगुप्त। समुद्रगुप्त के चेहरे पे इतने मार्क्स थे वॉर के दौरान लड़ाई कर करके कि ही हैज बिकम लाइक उनका फेस पूरा स्कार है कि फेस है, ये समझ में नहीं आता था। तो ऐसा उनको मेंशन करते थे लोग। सो उन्हें इंडियन नेपोलियन बोलते थे, द इंडियन नेपोलियन। तो आपने हमेशा क्या दिखा रहेगा कि हमेशा आपके दादा के ऊपर से बच्चे का नाम रखते, पीछे जो बोलते हैं अरे वो उनके जैसा है ये। लेकिन समुद्रगुप्त पहला पर्सन है जिसका जो बहुत गुप्ता पीरियड में 3rd-4th सेंचुरी बीसी में थे, ये आफ्टर द डेथ ऑफ सॉरी वो सीई में थे। उनका नाम आज जो हमारा 18th सेंचुरी में नेपोलियन था उसके ऊपर रखा, तो उल्टा नाम उनको हिस्ट्री में नाम दिया गया। तो नेपोलियन वॉज ऑल्सो वेरी ग्रेट। तो ये सब बातें ध्यान रखने की गुड लुकिंग और हमेशा हाइटेड पर्सन नहीं होते जैसे जोधा अकबर मूवी में दिखा देते हैं। और नेपोलियन वॉज नॉट ऑल्सो, वो भी एक अच्छा दिखने वाला इंसान नहीं था, छोटा इंसान था। तो शॉर्ट हाइटेड नॉट गुड लुकिंग पर्सनैलिटीज हैज रूल्ड द इंडिया, बट टूडेज मीडिया वो जो कर रही है बातें वो गलत तरह से पोर्ट्रे कर रही है। तो आप लोगों को वो चीज़ ध्यान रखनी है। तो ये अकबर के पॉइंट पे याद आया कि अबू फजल ये सब चीज मेंशन करता था कि राजा इज नॉट लाइक कि हर चीज अच्छा कर रहा है, उनकी पॉलिसीज गड़बड़ बताता था कि राजा ने ये स्टेप गलत लिया, कि कॉइन्स जो इन्होंने इशू किए थे वो गलत हो गए। तो ऐसे करके बायस नहीं दिखाता, इसलिए इनकी बुक जो अकबरनामा है वो भी बोलते हैं ना मॉडर्न हिस्टोग्राफी के नजदीक है। अब हमारा रह गया बखर। बखर के बारे में मैं अच्छे से बताऊंगा कि क्या क्या आपको क्वेश्चन आएंगे उसमें से। इस टॉपिक के अंदर मैंने बता दिया कि बुक के नाम आते हैं, वो कैसे मॉडर्न हिस्टोग्राफी का पार्ट बन सकता है वो बताते हैं, किसने लिखा था, किसके बारे में लिखा था, इतना ही बताना है। तो हम लोग नेक्स्ट टाइम मिलेंगे। एंशियंट हो चुका हमारा, मॉडर्न हमारा मिडिवल खत्म हो जाएगा बखर के साथ, एंड हम स्टार्ट कर देंगे मॉडर्न हिस्टोग्राफी की तरफ। अब वो एक्चुअल पार्ट है जहाँ पे से आपके मेजर क्वेश्चन आने वाले हैं, वहां पे हम लोग को बहुत ज्यादा ध्यान से पढ़ना। बाकी ये पार्ट तो आप लोग का मैं मतलब होपफुल कर रहा हूँ कि अच्छे से हो ही चुका है। और 2-3 बार और देखोगे तो ये वीडियो आप लोग को पूरा दिमाग में बैठ जाएगा। तो टिल उसी के साथ अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज लाइक दबाना, कमेंट करना, अपने दोस्तों के साथ शेयर करना और हमें अपना रिव्यू भी देना, ठीक है। और तब तक के लिए बाय एंड हैव अ ग्रेट एंड बेस्ट डे ऑफ योर लाइफ।